वी आर वेरी लकी एज अ फैमिली कि हमारा जो कनेक्शन और लिंक जो है वो पाकिस्तान से बिल्कुल ऐसा ही जुड़ा है कि जैसे कि वी आर स्टिल लिविंग दैट। अक्सर मैं देखता हूँ कि आजकल जो यूके में असल में तो फोर्थ जनरेशन पांचवी नस्ल भी जा रही है, तो वो कनेक्शन जो है ना लोगों का वो काफी कमजोर हो गया है, बल्कि इन मैनी इंस्टेंसेस वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, इट्स फिनिश्ड। नाजरीन, हमने ऑनलाइन मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तानी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली उन शख्सियात से जिन्होंने मगरों के माशरे में रहकर अपनी ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत की बलबूते पर कामयाबी हासिल की है। इन ऑनलाइन मुलाकातों का मकसद नई नस्ल के उन अफराद के लिए हौसला और हिम्मत पैदा करना है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत से कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इनमें से एक शख्सियत डॉक्टर सजाद हैदर करीम है, जो कई अरसे तक यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन रहे। पेशे के लिहाज से वो वकील हैं, बरतानिया में पैदा हुए और बरतानिया में तालीम हासिल की। डॉक्टर सजाद हैदर करीम से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले उनके बारे में एक दस्तावेज़ी फ़िल्म मुलाज़ा फरमाएँ जो इससे कबल पाकिस्तान टेलीविज़न से नशर हो चुकी है। फ़र्द और अशख़ास मुआशरों को बनाते और माशरे कौमों के मुस्तक़बिल की ज़मानत, खुशहाली और तरक्की का पहला जीना और आगे बढ़ने, मंजिल तक पहुँचने का वसीला और ज़रिया हुआ करते हैं। We actually have a problem here, and it's quite clear to me that that flag that we display in our parliament, in certain instances it has a reputation of which we can be proud. In other instances it has a reputation of double standards, and I see that displayed here today. ऐसी ही एक शख्सियत डॉक्टर सजाद हैदर करीम की है, जिन्होंने बैरून मुल्क रहते हुए वतन का नाम रोशन किया, मुल्क के नसीब और मुकद्दर के सितारे को खूब चमकाया और आज एक दरख्शां बाब बनकर पूरी कौम और मिल्लत के लिए फख्र और गुरूर का बाइस बन चुके हैं। जिस लेवल पर सजाद हैदर साहब ने कंट्रीब्यूट किया है वो बहुत कम लोगों को मौका मिला है। ये इलेक्टेड फोरम है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्टेड फोरम है और वहाँ पर ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं। मैंने काफी देर पहले एक इश्तिहार देखा था किसी इंटरनेशनल चैनल पे, उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग था और वो मैं समझता हूँ कि वो सजाद करीम साहब को अप्लाई करता है। उसका टाइटल था द डिफरेंस ऑफ वन, हाउ वन मैन ऑन वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस। कि अगर वो कोशिश करें, काविश करें, तो एक शख्स जो हिम्मत वाला हो और जिसकी बिल्कुल लाइन क्लियर हो, वो ही कैन मेक अ डिफरेंस। ये मेरे ख्याल में एक बेहतरीन नमूना है हमारे सामने कि अपने रूट से वाबस्ता रहकर और आप अपने जो अडॉप्टेड होमलैंड्स हैं उनकी खिदमत करें और उसमें आप अपना नाम कमाएं। वो एक बहुत अच्छा इमेज पाकिस्तान का देते हैं। वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे 751 MEPs जो पूरे यूरोप से उस पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, उनको ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि पाकिस्तान का असल चेहरा इस तरह का भी है। You are a great ambassador for the party, for the region, and for the United Kingdom. Now I've known Jim Miranda. डॉक्टर सजाद करीम साहब का इस खित्ते से ताल्लुक़ है और हमें फ़ख्र है। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि बरतानवी और यूरोपियन निज़ाम बहुत अच्छा है, वहाँ इस किस्म के हीरे की पहचान है और वो इनकी कदर करते हैं। He is a very, very passionate defender of Pakistan's interest. He is mixture and combination of Pakistani tradition and European values. Pakistan se we are a middle class family, but when we moved to the United Kingdom, तो ज़ाहिर बात है one had to start right from the very, very basic level. When I look back at the time when I arrived here and when I look at today, अक्सर लोग यही सोचते हैं when they see me today कि life has always been like this
but in reality ऐसी बात नहीं है. डॉक्टर सज्जाद करीम अवाइल उम्री से ही इंतहाई ज़हीन और समझदार जाने जाते थे. एजुकेशन में भी अच्छी पोजीशन लेता रहा ये. शुरू से ये बहुत बड़ों वाले फैसले करते थे. उनके असाज़ा का कहना था कि ये बच्चा जरूर पूरी दुनिया में नाम कमाएगा. When he came here and studies A-levels the way that they studied A-levels and then goes on to such a fantastic world recognised career as an MEP. इब्तदाई तालीम के बाद डॉक्टर सज्जाद करीम ने आगे बढ़ने और मजीद तालीम हासिल करने की ठानी और यूं उन्होंने नेल्सन एंड कोल कॉलेज से A-लेवल जबकि लंदन यूनिवर्सिटी से LLB ऑनर्स और कॉलेज ऑफ लॉ चेस्टर से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. उस वक्त कोई नहीं जानता था कि मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाले जनाब फजल करीम के घर पैदा होने वाला ये सपूत दुनिया के ऐवानों और कानूनी हलकों में हलचल पैदा कर देगा. एक बात जो मैंने खास तौर पे महसूस की थी वो ये थी कि जब मैंने यहाँ पे आके काम शुरू किया तो मैं पहले बस कंडक्टर बना, फिर उसके बाद कुछ ऐसा काम करने के बाद मैंने ड्राइविंग सीखी और मैं बस ड्राइवर हो गया. तो ये मुझे अक्सर देखता रहता था उस यूनिफॉर्म में और उस काम में. बेशक वो काम एक ड्राइवर का था लेकिन वो एक पूरी गाड़ी को लेके चलता था. वो यूं समझे कि वो उस गाड़ी का वो लीडर होता था. डॉक्टर सज्जाद करीम के वालिद 1960 की दिहाई में मंडी बहाउद्दीन से अहलो अयाल समेत बरतानिया मुंतकिल हुए. यहाँ पे एक इस चीज को काफी अप्रिशिएट किया जाता था कि इफ these people can gain something, they can also return something. सोनाचक करारीवाला या ब्राइफील्ड से लेकर ब्रसल्स पहुंचना, this in itself has been a remarkable journey. और मैं खुद when I look back मैं सोचता हूं कि ये कैसे हुआ. But of course Allah makes the impossible possible, and it is essential that whilst I'm here now in Brussels, I must not forget that Briarfield, that Solanchak Karadiwala, that sent me, that built me, that made me, that ingrained in me all of those characteristics that have allowed me to arrive at this place. जनाब डॉक्टर सज्जाद अदर करीम साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में. अस्सलामुअलैकुम, वेरी प्लीज्ड टू बी विद यू जी. आप कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ. डॉक्टर साहब, आप पहले तो ये बताएं कि आपका बुनियादी तौर पर ताल्लुक पाकिस्तान के किस इलाके से है, क्योंकि आपके वालिदैन पाकिस्तान से हिजरत करके बरतानिया तशरीफ लाए थे. जी बिल्कुल, मेरा जो आबाई है वो पंजाब और मंडी बहाउद्दीन के तहसील मलकवाल में कौन सा गांव आपका? ये सोनाचक कराड़ीवाला छोटा सा गांव है हमारा. तो मंडी बहाउद्दीन के अब तो काफी नजदीक हो गया क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह, सड़कें, बहुत अच्छे लिंक्स और कनेक्शंस हो गए हैं, मोटरवे भी है. तो अब तो समझे कि मंडी बहाउद्दीन वो भी मंडी बहाउद्दीन ही है. डॉक्टर सज्जाद साहब, आप ये बताएं कि चूंकि इंसान का जो बचपन होता है उसका काफी असर होता है इंसान की शख्सियत पर, खासतौर पर आपका ताल्लुक उस इलाके से है कि जहाँ की अपनी इक़दार हैं, अपनी सकाफत है और लोग उस इलाके के लोग नवाज़ शरीफ के हवाले से भी काफ़ी मशहूर हैं और इंसानी हमदर्दी भी रखते हैं वहाँ पर. और ख़ासतौर पर आपके जो फैमिली है, आपके वालिद साहब चौधरी फजल करीम, उनका इसम ग्रामी है, तो आपकी फैमिली भी इस हवाले से कदर की निगाह से अपने इलाके में देखी जाती है. तो बचपन की कोई ऐसी बात बताएं जो आप पर असरअंदाज हुई और अब तक उसका असर बाकी है, खासतौर पर इंसान की तरबियत के हवाले से जो असरात होते हैं. तो इस तरह कोई वाकया या इस तरह की जो चीज़ है जिसने आपको हमेशा मुतासर किया हो? ये असल में वी आर वेरी लकी एज अ फैमिली कि हमारा जो कनेक्शन और लिंक जो है वो पाकिस्तान से बिल्कुल ऐसा ही जुड़ा है कि जैसे कि वी आर
still living there. अक्सर मैं देखता हूँ कि आजकल जो यूके में असल में तो 4th जनरेशन 5वीं नस्ल भी जा रही है, तो वो कनेक्शन जो है ना लोगों का वो काफी कमजोर हो गया है, बल्कि in many instances वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, it's finished. But we are very lucky. मेरा तो बचपन से ही जो है पाकिस्तान में रहा भी हूँ, आता जाता भी रहा हूँ। अक्सर बचपन में जाता था गांव में रहना। My grandfather, Chaudhry Ghulam Haider, retired from service and came back to Sonajak Radiwala, and so we used to go to visit. Also my mamus were also present in the village as well. तो ऐसा जो है ना आते जाते रहे थ्रू आउट, खास करके जब मैं यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के immediately after I was visiting and going to Pakistan regularly, sometimes as much as 4 or 5 times in a year. बचपन का वाकया जो आप सवाल कर रहे हैं उसमें एक वाकया बिल्कुल मुझे very clearly, बहुत clearly साफ अभी भी याद है। तो उस वक्त मेरी उम्र थी 10 साल और गर्मियों की छुट्टी पर यूके से my parents sent me to Pakistan. तब मैं July, August, September, 3 months I stayed in the village with my grandfather. और एक दिन वो मुझे कहते हैं कि इधर बेटे आए मेरे साथ, इधर बैठ जाएं। हमारे घर में हर पंजाबी बोलते हैं, उर्दू तो नहीं। घर के अंदर जो माहौल है वो पंजाबी है, इंग्लिश भी नहीं और उर्दू भी नहीं, खास पंजाबी। ठीक है। तो मैं बैठ गया, तो वो मुझे कहते हैं कि यूके तो आपके वालिद चौधरी फजल करीम का फैसला था कि मैं जाऊंगा वहां। ठीक है, ये उनका फैसला था, बट ये आप पर बाउंड नहीं होता है। यू हैव अ होम हियर, आप इधर भी रह सकते हैं या उधर भी रह सकते हैं, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। ये चौधरी गुलाम हैदर साहब ने पूछा। जी गुलाम हैदर, जी जी बिल्कुल, चौधरी गुलाम हैदर। बहरहाल मैं एक और बात भी आपको समझाऊंगा मैं जी। और बचपन से जो है ना मैं बड़ों की बातों को बहुत गौर से जो है ना सुनता था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको यूके पसंद है, आप वहां वापस जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जरूर आप जाएं, बट वहां फिर सिर्फ रहना नहीं है, फिर उसका हिस्सा बन जाना है। And this to a small 10-year-old child. और as I have progressed through my life, मुझे वो अल्फाज जो है ना वो बहुत समझे कि हर कदम पर, हर मोड़ पर जो है ना वो अल्फाज मुझे याद आते हैं कि you must not just live there, you must become a part of that society. तो ये जो एक बात आप पूछ रहे हैं ना कि यादगार, ये एक नसीहत, एक एडवाइस, एक गाइडेंस जो थी बुजुर्गों की, this really has been with me throughout my journey here in the UK and Europe. कब तशरीफ लाए थे आपके वालिद साहब बरतानिया में? 60s, mid 60s में आए थे, और my mother followed about 2 years, 1 or 2 years after that. तो तब के वहीं सेट हो। अच्छा, बुजुर्गों की नसीहत के हवाले से आपने एक बात की, बड़ी जबरदस्त बात की, जो अब तक याद है कि उन्होंने आपको जो पैगाम दिया कि आप बरतानिया में रहें लेकिन एक कामयाब जिंदगी बसर करें, तो सोसाइटी का हिस्सा बनकर आप कामयाबी की तरफ एक अच्छा नाम कमाएं, अपने बुजुर्गों का, अपने आबाई वतन का। तो आप एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि वहां सिर्फ रहना नहीं है, उसका हिस्सा बन जाए।
ये उन्होंने डिस्टिंग्विश किया। ठीक है कि अक्सर जो लोग थे, मैं 1980 की बात कर रहा हूं, अक्सर मेंटालिटी लोगों की उस टाइम पर यही थी कि हम कुछ साल इधर यूके यूरोप में रहेंगे तो वापस चले जाएंगे। यानी कि वो सिर्फ इधर रह ही रहे थे, वो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन रहे थे। बट माई ग्रैंड गेव मी द ऑपोजिट एडवाइस कि सिर्फ उधर रहना नहीं है, उसका हिस्सा बन जाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इंसान, चूंकि आपके अंदर एक इंसानी हमदर्दी पाई जाती है, इंसानी हकूक के हवाले से जो बात होती है दुनिया में किस तरह भी आप बात करते हैं और इंसानी हकूक को डिफेंड करते हैं, ये भी क्या खानदानी तरबियत का असर है कि आपके अंदर जो इंसानी हमदर्दी पाई जाती है? जी, I am very fortunate. Belong to a family which really does value both human relations and education. और हमारा जो ट्रेडिशनली आ रहा है वो यही है कि लड़कियों और लड़के दोनों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है। अवेल करना, जाना करना, ये तो इंडिविजुअल पर है, कुछ ने की कुछ ने नहीं की, बट द अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू ऑल ऑन एन इक्वल बेसिस। और उसके साथ साथ obviously one's own awareness develops, but your upbringing has a huge part to play in all of that. तो उसके साथ साथ ये भी है कि ह्यूमन रिलेशंस को वैल्यू करना, अपने जो पर्सनल रिलेशंस हैं उसको कैसे डेवलप करना है, कैसे मेंटेन करना है, किस किस्म के लोगों से आपने किस किस्म की डीलिंग करनी है, ये सब तरबियत जो है ना, ये I would say is part of your upbringing. It is not something you learn from the school. It is definitely something you learn from the home. But above all, I was very lucky. हमारे यूके में in the 70s जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त तो रिलीजियस एजुकेशन होती थी, क्रिश्चियनिटी बेस्ड। तो उसमें जो ह्यूमन रिलेशंस की, चैरिटी की, गुडविल टुवर्ड्स अदर्स, ये जो वैल्यूज हैं ना, ये तो कॉमन है, ह्यूमन वैल्यूज हैं, हमारे इस्लाम में भी यही वैल्यूज हैं। तो उस वक्त इन चीजों पर बहुत ज्यादा एम्फसिस दी जाती थी, and so that was reinforced in the school based upon the values that we had learned from home also. So yes, I would agree with your statement when you make that. असल में जो आपने कॉमन वैल्यूज की बात की, खास इमानत और सदाकत के हवाले से, खासतौर पर जो एक वैल्यू मुश्तरक पाई जाती है और इसकी कदर की जाती है किसी भी माशरे में, पाकिस्तान के माशरे में भी, और हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहला दर्स से ही इमानत और सदाकत कर दिया और उनको अमीन और सदाकत कराया गया। दो माशरे, एक पाकिस्तान का माशरा और दूसरा बरतानिया का, यहाँ से दोनों माशरों में से अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करने में आपको कितनी मुश्किल पेश आई, दोनों को इन चीज़ों को रिकग्नाइज करने और इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए? जी, कोई मुश्किलात नहीं आई। यूके एक ऐसी सोसाइटी है कि कानून के अंदर आप जैसी भी जिंदगी गुजारना चाहते हैं ना, आप गुजार सकते हैं। There is no questioning, no restriction. So that is the atmosphere in which I grew up, and we are very fortunate कि ज़ाहिर बात है हर कल्चर में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो are very attractive, कुछ ऐसे होते हैं कि जो नहीं हैं। तो हम इधर यूके में ऐसी जगह में रह रहे हैं कि इधर वी हैव अ चॉइस, हम अच्छी चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं, जो हमें नहीं अच्छी लगती उनको छोड़ दे, कोई पाबंदी नहीं है बिल्कुल किसी किस्म की। और उसके साथ साथ हमारा अपना जो ओरिजिनल कल्चर है, उसके अंदर भी जो हमें सही लगता है वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जो हमें नहीं लगता उसको हम छोड़ देते हैं। So we have the unique ability of being able to take the best of both worlds and combining it to live really a very wonderful life.
ये डॉक्टर साहब तालीम के हवाले से खासतौर आपने जो लॉ की प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है और इंसान नौजवान के लिए बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तानी सोसाइटी जो चाहे बाहर रह रहे हों बहुत से नौजवान जो है वो माहौल के बुरे असरात का शिकार होते हैं ये कितना आपके लिए मुश्किल था क्या आपकी अपनी ख्वाहिश थी कोशिश थी या कोई वालिदैन की तरफ से किसी और की तरफ से मोटिवेशन थी कि आप आला तालीम हासिल करें जी असल में एज आई एक्सप्लेन बिफोर हमारा तो ट्रेडिशनल फैमिली का एक कल्चर ही ऐसा है तो देयर वाज नेवर एनी क्वेश्चन वी आर 6 brothers and sisters and there was never any question that we would not all complete our education at least to university and degree level ये तो एक बिल्कुल जो है ना कि आप समझे कि मिनिमल रिक्वायरमेंट वालिदैन की तरफ से थी और माहौल भी ऐसा ही था कि इसमें कुछ सवाल वाली बात नहीं थी and at the time that मेरी दो बड़ी बहनें हैं at the time that they went to university it was very very unusual कि पाकिस्तानी मुसलमान घर की लड़की वो यूनिवर्सिटी में जाके अपनी तालीम जो है ना के ले at that time mostly the girls used to get married at the age of 16 as soon as they left school or maximum 18 तो वो ऐसा ही होता था कि वालिदैन उनको जैसे वो स्कूल से फारिग होती थी या कॉलेज से तो वो पाकिस्तान ले जाते थे और शादी उनकी वहां ही हो जाती थी तो फिर वापस आते back to the UK. In our case this is not what happened at all. My parents, my mother and my father both faced at that time a lot of criticism actually from within the British Pakistani community कि देखिए जी ये लड़कियों को भी बाहर यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं and it was necessary for us all क्योंकि हम तो बिल्कुल इधर यूके में एक छोटे से टाउन में रहते थे यूनिवर्सिटी वहां तो नहीं थी so the university मैनचेस्टर में जी नहीं we are about 40 miles outside Manchester और यूनिवर्सिटी जाने के लिए जाहिर बात है you had to go to the cities तो in my case मैं लंदन गया था my sisters also had to leave to go elsewhere to study but this was a great sacrifice by my parents कि ये बहुत मुश्किल था कि बच्चों को to send them to city it was very expensive and at that time this was a real commitment from both my mother and my father and alhamdulillah they educated all 6 of us all 6 of their children to postgraduate level बहुत बड़ी कमाल की बात है I really give them credit male and female we are 4 sisters and 2 brothers good डॉक्टर साहब ये इंसान जब किसी मंजिल पर पहुंचता है तो बड़ी दुश्वार गुजार मराइल से गुजरता है यकीनन आप भी मुख्तलिफ मुश्किल मराइल से गुजरे होंगे ये अपने तजर्बे की बुनियाद पर बताएं कि सारी दुश्वारियों और मुश्किलात के बावजूद इंसान जिंदगी को किस तरह खूबसूरत बना सकता है देखिए जी लाइफ इज अ जर्नी ठीक and in a journey one must never ever give up giving up hope is against our religious belief firstly and secondly one must never give up because in a journey there will always come a point where some opening once again comes one's way तो जाहिर बात है in my legal profession many challenges I faced क्योंकि यूके में जब मैं क्वालिफाई हुआ था उस वक्त तो there was hardly any non-white solicitors and I qualified so yes we had to face many issues but yes you face them you face them on your competence and alhamdulillah this is a merit-based society so one has the opportunity and chance और उसके साथ साथ पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही है ऐसा ही हुआ
मैं लोकल काउंसलर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन लड़ता रहा, फिर लोकल काउंसिल के इलेक्शन, 8 साल लोकल काउंसलर रहा, उसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी डेवलप की। उससे बाद यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन मैंने लड़ा, आई वाज सक्सेसफुल, was elected 3 times to the European Parliament. Obviously now politically at this moment in time जो सियासी सूरत हाल इधर यूके में है, उसमें I have chosen not to be in an elected political position क्योंकि I have fundamental disagreement with the United Kingdom leaving the European Union. तो आप देखते हैं कि कैसी सूरत हाल डेवलप होती है in the coming 12 months or so. पार्टी इलेक्शन अभी जारी है, अभी आपकी जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उसके साथ आपका ताल्लुक अभी बाकी, अभी पॉलिटिक्स में अब? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बट आई टेक अ वेरी डिफरेंट व्यू पोजीशन। और मेरे और भी बहुत कॉलीग्स हैं कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर जो इस चीज को जिस तरीके से हुकूमत तो हमारी है, but we are not willing to support the way in which this government is undertaking this. एक तो ब्रेक्जिट के बारे से आपके खिलाफ था, और क्या खिलाफ आपका? नहीं, it's entirely all Brexit related. ठीक है, सब Brexit related ही है। तो ठीक है, हमने collectively as a group ऐसी situation पैदा हो गई है कि okay, public is with the current leadership of the party, तो ठीक है उन्हें करने दें, let's see कि वो क्या करते हैं। ठीक है। सियासत एक मुश्किल मरहला होता है कि इंसान जब सियासत में आता है तो सियासत में आप पे तनकीद भी होती है बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए ये तनकीद को फेस करना कितना मुश्किल होता है कि जब बाज़ लोग तनकीद करते हैं, आप जब मैदान में आते हैं तो अच्छे लोग जो आपके हमायत भी करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, तो कितना आप उसको मुश्किल महसूस करते हैं, या आप समझते हैं कि तनकीद बाज़ का जायज़ होती है? क्या इस बारे में क्या आपका ख्याल है? Yes, I tend not to worry too much about these issues. Having grown up in politics from a very young age, 7 साल का था जब मैं पहले डोर टू डोर नॉकिंग करता था, लीफलेटिंग करता था कंजर्वेटिव पार्टी के लिए। तो ऐसे ही माहौल में जो है ना, I have grown up, I have come through. And once again जो घर की तरबियत थी वो भी once again यही थी कि one must concentrate on honorably fulfilling one's duty and delivering results. तो मैंने जो लाइफ एक्सपीरियंस जो मेरा है इन पॉलिटिक्स, वो तो यही है कि जाहिर बात है criticism is always there, there's no doubt. खास करके जो मीडिया है जी, इश्यूज टाइम टू टाइम आते रहते हैं, बट ओवरऑल इफ यू डू योर वर्क विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। आप सही तरीके से अपनी ड्यूटी निभाएंगे, डिलीवर करेंगे जो भी आपका एजेंडा है, तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो खुद ही बोलेंगे। You don't have to say anything yourself. ठीक है। अच्छा डॉक्टर सजाद साहब, ये सियासत में जब इंसान आता है या और भी काम कर रहा होता है, तो जो खासतौर पर आपका प्रोफेशन है, इसमें इज़्दिवाजी जिंदगी, जो घरेलू जिंदगी बड़ी मुतासर होती है, खासतौर पर बच्चों को बात को टाइम नहीं दे सकता, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप उनको कितना टाइम दे सकते हैं, आप कितना देते हैं, और उनकी तरबियत में किस तरह की आप रुझान पाए जाते हैं, और कितना मुतासर किया है उनको आपकी एक बिजी लाइफ में? Yeah, I mean there is no doubt that in political life there is sacrifice, और सबसे बड़ा जो sacrifice है वो यही होता है कि your family life has to pay the price. There's no doubt about that. But once again, I'm extremely fortunate that my entire family has supported my political activities. Yes. My wife has been very supportive throughout, and that is what has allowed me to undertake my political duties.
So this is a big sacrifice from the family. There's no doubt about that. But once again, ये माहौल ही कुछ ऐसा है. I saw as a child my father doing exactly the same thing at a local level. खास करके local community के साथ links develop करना है. और उसके साथ साथ हमारी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उनकी बहुत मदद करनी. So this background was always there, this idea of public service. It's not about being in elected public office. You are in elected public office or not, ये public service हमने फिर भी करनी है. So this is not something which is an option. ये ऐसा ही है और ऐसा ही चलेगा. और I am very confident कि जो हमारे फैमिली के जितने भी बच्चे हैं वो इंशाल्लाह वो भी अपना पूरा पब्लिक सर्विस जो है ना अच्छे तरीके से इंशाल्लाह वो भी निभाएंगे in the future. डॉक्टर साहब, इंसान की सेहत भी एक बहुत बड़ी नियामत होती है और इंसान तभी कामयाबी हासिल कर सकता है कि जब उसकी सेहत उसके साथ दे. और आपकी सेहत का राज क्या है? खासतौर पर हमारे पाकिस्तानी में आमतौर पर यह है कि उनके जो खाने हैं बहुत ज़्यादा मसालेदार और चिकनाई वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा सेहत पे असरअंदाज होते हैं. तो आप की ग़िज़ाएँ किस तरह की इस्तेमाल करते हैं कि जिससे आपकी सेहत पर अच्छा असर होता है? इसके अलावा आप वर्जिश भी करते होंगे और भी जो आपके एक्स्ट्रा मशागल है जो बेहतर सेहत के लिए ज़रूरी है. ये असल में ये जो रोल था एज अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, इसमें तो बिल्कुल जो है ना वक्त मुझे मिलता ही नहीं था कि अपनी सेहत का खास ख्याल किया जाए और खुराक का भी. One was so busy from morning right the way through till night, 7 days a week. खासकर जब डेविड कैमरन प्राइम मिनिस्टर था, that was the busiest 5 years that I could ever imagine. वो time period busy भी था, but also we delivered a huge amount during that 5-year time period. But obviously now I have more time for myself because I'm not in elected public office at this moment in time. तो अभी ये जो कोरोना का सिलसिला चल रहा है, so this is obviously limiting the amount of activity or exercise one can do. So it's a fairly limited form of exercise, but I am concentrating more on my diet now. I am eating much better than previously. पाकिस्तानी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, बिरयानी, इस तरह की बहुत कम. घर में तो जाहिर बात है एवरी डे इट इज देयर, बट मैं बहुत परहेज करता हूँ, शायद हफ्ते में एक बार. बाकी कौन सी ग़िज़ाएँ, कौन सी वेस्टर्न? बाकी सैलड्स, वेजिटेबल, फ्रूट इस्तेमाल करते हैं. ब्रेकफास्ट के लिए फ्रूट खाता हूँ, लंच के लिए सलाद, सिर्फ सलाद, और शाम के टाइम बॉइल्ड वेजिटेबल्स और शायद थोड़ा सा चिकन वगैरह थोड़ा सा उसके साथ ले, बस that's it. ये आपकी सेहत का राज है कि ग़िज़ा काफी असर करती है इंसान की सेहत पर. बस कोशिश कर रहा हूँ अभी. डॉक्टर साहब, अभी आते हैं उस पे जो पाकिस्तान की सियासत है या पाकिस्तान का नजरिया था और फिर मजहब की खासतौर पर पाकिस्तान की सियासत में काफी मुदाखलत है. मजहब और सियासत की जोड़ को किस नजर से देखते हैं आप, खास पाकिस्तान के तनाज़ुर में या इस्लामी दुनिया के दीगर ममालिक के तनाज़ुर में? जी, I was once again extremely blessed कि UK से I was the first British Muslim elected to the European Parliament. और जाहिर बात है, it's not just a part of my identity, it is a part of me. It is my religion. And I was able, I hope
to play a part which was a very positive role, alongside all of my normal duties as a parliamentarian, to fulfill this role as well, of being, I hope, a good advocate and a good example of what a European British Muslim should be. और मैं समझता था कि this was a vital part of my role, क्योंकि the European Parliament is the largest parliament in the world, the largest assembly, 750 members at that time. तो जाहिर बात है, I was for most of them the first presentation of an elected European Muslim, and therefore it was essential that I allowed my religion to be at the forefront of much of what I did. तो सियासत को, मजहब को सियासत से मैं डिवोर्स तो नहीं कर सका इन दो चीजों को. The two have gone hand in hand for me, but I've had a very positive experience. ये बात थी, a lot of people had in their mind. अक्सर मेरे जो colleagues हैं वो मुझे बताते हैं अब कि हमें तो यही था कि ये मुसलमान है, पता नहीं कैसा होगा, क्या करेगा. तो आप तो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, आप बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं, आपको वही इश्यूज जो हम फेस कर रहे हैं, जो इश्यूज यूरोप के हैं, आपको भी वही. And so this was a big educational learning exercise for them. और मैंने कोशिश भी यही की कि as much as is possible, concentrate on what is common between all of us. Do not try and stand apart. Do not try and differentiate yourself. Make sure that your European identity, your British identity is very strongly conveyed. बहरहाल उसके साथ साथ अपनी religion की भी identification और religious viewpoint वो भी पेश करें जरूर. इस तरह पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना का नजरिया था कि पाकिस्तान में रहने वाले सब बराबर के हकूक रखते हैं, उसमें मुसलमान भी रह रहे हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं. उन्होंने कहा कि ये जो उनके मजहबी मामलात हैं वो मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं इबादत करने, उनको इजाज़त है, इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी. लेकिन अब पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो उसके बरक्स है. लोग फिरकों को बुनियाद पर, शिया सुन्नी की बुनियाद पर एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं और एक कशीदगी पाई जाती है. इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है, किस तरह इस तरह के मसाइल को हल किया जा सकता है? और ये असर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इसका बल्कि इस्लामी दुनिया पे भी असरात हैं कि सऊदी अरब और ईरान की जो लड़ाई है उसमें एक एलिमेंट फिरका वारियत कर रही है. जी, ये जो कोट आप बता रहे हैं ना मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म का, आई हैव quoted this actually from the floor of the house in the European Parliament. मैंने एक तकरीर में जो है ना ये पूरा कोट किया था. बिल्कुल. जो आप बात कर रहे हैं ना about identity politics, this is something very concerning. और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये it is wider than that, बल्कि आप इस्लामिक दुनिया की बात कर रहे हैं. मैं तो यही कहूँगा कि ये एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया है इस वक्त. We are seeing, मसलन मैं वेस्ट की बात करूँ तो आप यूएस को देख लें, आप यूरोप के अंदर देख लें कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स has really taken hold today. और उसका नेट रिजल्ट क्या हो रहा है कि तंग नजर सियासतदान उनको पब्लिक आज सपोर्ट कर रही है, और उसका एंड रिजल्ट जो है वो यही निकल रहा है कि वो सोसाइटीज डिवाइड हो रही हैं और डिवीजन की वजह से वो कमजोर हो रहे हैं. इकोनॉमिकली भी कमजोर हो रहे हैं, सोशली भी कमजोर हो रहे हैं, मॉरली भी कमजोर हो रहे हैं, उनकी टॉलरेंस जो है वो भी खत्म हो रही है. So at every level these divisions lead to a loss. And so I would very, very strongly caution against this sort of identity politics. आप ब्रिटिश हैं,
मेंटेन योर ब्रिटिशनेस। आप यूरोपियन हैं, आप फ्रेंच हैं, आप जर्मन हैं, मेंटेन दैट। आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी बन कर रहे हैं। एवरीथिंग एल्स इज पर्सनल टू यू। आपकी आइडेंटिटी जरूर वो है। आप पंजाबी भी हो सकते हैं, इन माय केस मैं मंडी बाउद्दीन का हूँ, वो भी मेरी आइडेंटिटी में शामिल है। मैं यूरोपियन भी हूँ, मैं ब्रिटिश भी हूँ, मैं इंग्लिश भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ। These are all layers of my identity, but everybody else has very similar layers to their identity. So we should concentrate on what binds us in common rather than look for those dividing factors. डॉक्टर साहब, जो आपने मगरबी माशरे का बताया, इसमें इस्लामोफोबिया पिछले चंद अशरों से बहुत तेजी से फैला है और अब सोसाइटी इसका शिकार होकर डिवाइड हो रही, तकसीम हो रही है। जो पाकिस्तानी पस मंजर के लोग हैं, या मुसलमान हैं, या दीगर अक़वाम के लोग यहाँ पर रहते हैं मगरबी माशरे में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस चीज़ से किस तरह बच सकते हैं? ये भी एक किस्म की इंतहापसंदी है कि आप दूसरों के हवाले से तंग नजरी या नफरत की निगाह से देखते हैं। तो इस हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह लोग इससे बच सकते हैं और महफूज हो सकते हैं? The Islamophobia is a big issue in Europe, USA, UK today. But along with that, religious extremism, far right extremism, ये भी जो है rise हो रहा है. And it is a pendulum effect जो मुझे नजर आ रहा है कि these outrages that are carried out, let's say, by Islamist extremists on the one hand, then as a reaction to that, जो far right extremists हैं वो अपना करते हैं, और उसके reaction में once again Islamist extremists अपना करते हैं। तो ये जो है ना, ये pendulum ऐसा ही चल रहा है इन दोनों parties के बीच। The problem is कि the vast majority of people, चाहे वो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जूइश हैं, ईसाई हैं, या कोई भी नहीं मजहब उनका, majority लोग जो हैं वो तो दरमियान में हैं। And we are being hit by both sides on this. मैं आपको example देता हूँ। 2008 में I was in India leading a trade delegation. तो मैं मुंबई में पहुंचा रात को, तो उसी रात जो है अटैक हो गया ताज होटल पर, और मैं मौजूद था वहां। The gunman was stood right in front of me, वो फायर कर रहा था मेरे सामने, जो है मैं देख रहा हूं तो people are falling। मुझे actually to be honest नहीं समझ आती आज भी कि how I was not hit in that particular attack. And that was carried out by extremists claiming to be acting as Islamist extremists. अच्छा, उधर से बचकर मैं जब वापस यूके पहुंचा तो कुछ months later ऐसा हुआ कि जो far right extremists हैं उन्होंने मेरा घर टारगेट किया, फैमिली टारगेट की, और आकर सराउंड कर लिया। Yeah. So I have had very direct experience of all of these extremist mindsets. These are all political movements of an extremist nature whose purpose is to divide and cause harm. हमारी जो emphasis है, हमारी यही होनी चाहिए कि center ground में आप जो common identities आपकी हैं सब लोग की, उस पर तवज्जो दें। Don't fall into the trap of these people and divide. And I often say in my speeches that they cannot achieve through their actions unless we achieve it for them through our reaction. अगर हमारी reaction गलत होगी, तब वो कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिर में एक मैसेज दें उन लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, खासतौर पर वो पाकिस्तानी जो मगरब के माशरे में रहते हैं, और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को खासतौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो अपनी मदद आपकी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, पसमानदा इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर तालीम के हवाले से खासतौर पर वालिदैन कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चे आगे जाएं।
इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? Yeah, I was very touched some time ago. Pakistan television prepared a documentary. उन्होंने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री वो तैयार करना चाहते थे कि एक 14, 15, 16-year-old पाकिस्तानी बच्चा पाकिस्तान में बैठा हुआ कि वो इंस्पायर हो. And so they filmed a documentary about my life. तो वो PTV पर चली भी many times in Pakistan. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसका लिंक भी जो है ना इससे भी अपने इंटरव्यू से भी जो है ना अटैच करें. And I hope many people will see that and realize. What I will say is this: most people, when they look at me today, वो सोचते हैं कि इसकी जिंदगी शुरू से ही जो है ना ऐसी ही है. Actually, ऐसी बात नहीं है. There has been a huge struggle. There has been a huge struggle behind the achievements. I'm not alone in this. ये तो जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज लोग जो हैं उनकी हर एक की जिंदगी जो है वो स्ट्रगल ही. उससे बाद ही जो है ना the achievement comes. But I hope through that documentary people will understand and see that if you are sincere to your cause and you are willing to struggle and face the hardship and you have the support and prayers of those that matter with you, then inshallah you will succeed. डॉक्टर सजाद अदर करीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस ऑनलाइन प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और उम्मीद है कि वो लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, खासतौर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, चाहे वो यूरोप में रहती है या पाकिस्तान में रहती है, आगे बढ़ना चाहती है, वो ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद होंगे. और ये यहाँ पर बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि इंसान को जो एक बुलंद बाला शानदार इमारत नज़र आती है, उसकी बुनियादों की तरफ देखना चाहिए कि वो किस तरह तामीर हुई. इस तरह इंसान की ज़िंदगी भी है. कामयाब अफराद के पीछे भी पूरी दास्तान होती है, एक पूरी स्ट्रगल होती है. उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से भरपूर इस्तिफादा करेंगे हमारे नाज़रीन. एक दफ़ा फिर शुक्रगुज़ार हूँ. अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो.